डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट जो रहता है वो उसका आज आप लोगों का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उस दिन आप लोगों ने ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट लेना है और आज इंशाल्लाह हम लोगों ने ज्योमेट्री को कंप्लीट करना है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 16 देखें पेज नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स पैरामीटर इज 132, इट्स एरिया विल बी। एक रेक्टेंगल है तो उसकी जो लेंथ है वो विड्थ का 6/5 टाइम्स है। अब यहाँ पे उसने लेंथ की वैल्यू भी नहीं दी और विड्थ की वैल्यू भी नहीं दी, लेकिन उसने ये कहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ का 6/5 टाइम्स है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज जो विड्थ है दैट इज एक्स। ठीक है, लेंथ फिर कितनी हो जाएगी 6/5 ऑफ एक्स। लेंथ हो जाएगी 6/5 एक्स क्योंकि उसका 6/5 टाइम्स है विड्थ का। ठीक है, इसका मतलब लेंथ 6/5 एक्स है, ये भी 6/5 एक्स होगी, विड्थ एक्स है और ये भी एक्स होगी। ठीक है जी। अब आगे इसकी इंफॉर्मेशन और भी देते हैं एंड इट्स पैरामीटर इज 132। उसका जो पैरामीटर 132 है, पैरामीटर का हमने फार्मूला पढ़ा था। पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ रेक्टेंगल के लिए, या एक और भी क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो पैरामीटर इसका है 132। यहाँ से अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए तो x की वैल्यू की मदद से मैं इसकी फिर विड्थ से, जब मेरे पास आ जाएगी विड्थ की आंसर, फिर मैं लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, फिर उनका एरिया में फाइंड आउट कर लूंगा, लेंथ मल्टीप्लाइड विड्थ। सबसे पहले यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 6/5x प्लस विड्थ की वैल्यू x। ठीक है, 132 इज इक्वल टू 2 इंटू इसका आ जाएगा 5 एलसीएम 6x प्लस 5x। 132 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा 11x/5। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 132 इक्वल टू 2 11 22x/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 5 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 उधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 132 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है जी। तो 22 को आप 11 पे आप डिवाइड कर दें या 2 पे डिवाइड कर दें, 2 11 दर और 2 5 दर, और कितना बच जाएगा 2 5 दर और 2 को अपने से डिवाइडेड 2 5 दर, आगे बच गया कितना 3, तो 5 दर 10। यहाँ पे इसको कैंसिल करें कितना आता है 2 का टेबल 132 पे, 2 5 दर नहीं 2 6 सर, वहां से मिस्टेक हो रही, 2 6 are 12, 1 12 हो गए, 2 6 are 12, 11 1 दर 11 6 are, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 दर 30। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 30। अगर x की वैल्यू अगर 30 आ गई है, इसका मतलब ये x 30 है, ये अगर 30 है तो ये 6/5 इंटू 30, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें 6/5 इंटू 30, दैट वुड बी 36। ठीक है, तो विड्थ की वैल्यू 30 है, लेंथ की वैल्यू 36 है, इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एरिया आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 36 है और ब्रेड्थ है 30, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1080, ए ऑप्शन। ठीक है जी, ये एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके अंदर इस क्वेश्चन में सपोज की विड्थ की वैल्यू वो x थी और लेंथ वो आपको बता रहा है कि लेंथ उसका 6/5 टाइम्स है, तो 6/5x। उसको अपने पैरामीटर के फार्मूला में आपने इनकी वैल्यूज पुट की, यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू हम लोगों ने सपोज की थी विड्थ। विड्थ की वैल्यू आ गई 30। अगर विड्थ की वैल्यू 30 है तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 36, x की वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो 30 और 36 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 17 है,
अभी आप लोगों का एक टेस्ट हुआ था एक्साइज से पहले कस्टम इंस्पेक्टर को, उसके अंदर बल्कि नहीं, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो टेस्ट हुआ था ना आपका, वो उसके अंदर ये वाला ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक्साइज इंस्पेक्टर का आई थिंक आपको क्वेश्चन था। अच्छा जी, इफ द आउटर डायमीटर ऑफ अ मेटल पाइप इज 2.84, एक मेटल पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, पाइप का अगर फ्रंट से अगर मुंह देखा जाए ना पाइप का, तो वो इस सीन में बनता है पाइप, ठीक है। कह रहा है कि इसका आउटर डायमीटर मतलब डायमीटर इसका हाफ होता है, तो यहाँ बाहर से लेकर ये बाहर तक, यहाँ तक, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बीच में इंक्लूड होगी। ये आउटर डायमीटर इसकी वैल्यू है 2.84, ठीक है जी। और इसी तरह वो नेक्स्ट कहता है कि एंड इट्स इनर रेडियस, रेडियस होता है डायमीटर का भी हाफ। ये पूरा डायल है, तो डायल का अगर मैं हाफ करूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इनर यहाँ से लेकर यहाँ तक डायल, इनर का रेडियस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है 0.97, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखना चाहूँ कि इनर का पूरा डायल कितना बनेगा, वो 0.97 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, 0.97 और 0.97, ये आपके पास ये आ जाएगा 1.94, ठीक है। अब ये 2.84 क्या है, आउटर डायमीटर, और इनर पूरा डायमीटर कितना आ गया 1.94। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द मेटल पाइप। मेटल पाइप की थिकनेस क्या होगी, थिकनेस मींस आप ये कह सकते हो कि उसकी जो सतह है ना, उसकी जो सरफेस है, उसकी मोटाई कितनी है, कि वो ये चीज पूछ रहा है, ये चीज, ये यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है, ये चीज, ठीक है। जो मोटाई उसकी पूछी जा रही है कि ये थिकनेस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी वैल्यू कितनी है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इस पूरी आउटर डायमीटर में से अगर मैं इनर डायमीटर अगर माइनस कर दूं ना, इस पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी वैल्यू में से अगर ये वाली वैल्यू अगर मैं निकाल दूं, इस पूरी वैल्यू में से अगर ये अंदर वाली ये वाली वैल्यू मैं निकाल दूं, मेरे पास वही डायमीटर की मतलब वही थिकनेस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इसमें से अगर मैं माइनस करूं 18 माइनस 9 9, 1 माइनस 1 0, तो 0.90 आपके पास आ गई, इसकी थिकनेस की वैल्यू आएगी। यहाँ से लेकर वो आउटर डायमीटर से इनर डायमीटर में माइनस कर दिया, मेरे पास थिकनेस 0.90 इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल में आपका आंसर 0.90 नहीं, आपका आंसर है 0.45, यानी इसका भी हाफ। वो किस तरह, अब इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि मैं ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक्चुअल में उसकी जो थिकनेस होगी वो सिर्फ बस इतनी सी होगी बस। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी पाइप को, इस गोल पाइप को अगर ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसकी फिर थिकनेस ये वाली होगी, ये थिकनेस है इसकी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि थिकनेस सिर्फ एक पॉइंट पे इसकी थिकनेस होगी, दो पॉइंट पे नहीं, ये भी है ये भी है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे जो थिकनेस होगी वो इसकी हाफ होगी, ठीक है। तो दैट विल बी राइट आंसर 0.45। आई थिंक आपने इसका टॉप में इसका जो पॉइंट है वो आपने समझ लिया होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, ये लास्ट पेपर में आया भी हुआ था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 18 खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों ने खुद करना है। ये पहले आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, 20 का भी आप लोगों को मैं एक आइडिया दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है a wheel makes one revolution covering a distance of 88 मीटर। अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन जो किया था, क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 और 20 ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा था कि 88 मीटर जो वायर है वो रिक्वायर्ड है एक सर्कुलर प्लॉट को फेंस करने के लिए। जहां भी एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट हो रहा है वो 88 मीटर कवर कर रहा है। एक रेवोल्यूशन मींस
जो पहिया है ना, वो पहिया एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है, रेवोल्यूशन एक वो चक्कर अपना कंप्लीट करता है। चक्कर कंप्लीट करने में कितना फासला वो लेता है? 88 मीटर। यानी कि इसको पूरे को जब ये कंप्लीट करेगा वो लेता है 88 मीटर, यानी कि इसका सरकमफेरेंस कितना है? 88 मीटर है। ठीक है, इसको उसने कवर किया ना पूरा, टोटल उसने राउंड उसने कवर कर लिया। सी इक्वल टू 88 मीटर है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि रेडियस ऑफ द व्हील है, जहां से आप लोग आर की वैल्यू को निकाल लें, 2 πr इज इक्वल टू 88। यहाँ से आप लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख लें वो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वन रॉड मेजर 3/5/16। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक इनकी ऑप्शंस में ना मिस्टेक, अभी चेक कर लेते हैं। उस दिन मैं क्लास में स्टूडेंट्स को करवा रहा तो वो कहते हैं कि सर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। अगर हमारा कोई और आंसर है तो यहाँ पे ऑप्शन आप फिर चेंज कर लीजिएगा। 3/5/16, एक रॉड की मेजरमेंट है इंचेस लॉन्ग एंड अदर रॉड मेजर्स 2/3/4 इंचेस लॉन्ग। दूसरे रॉड की जी लेंथ है 3/4। क्वेश्चन ये कहता है टुगेदर देयर लेंथ, इन दोनों की अगर लेंथ मिलाई जाए, दोनों का प्लस किया जाए तो कितनी बनती है? इनको बोलते हैं सही तोड़नी है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3/16 = 48। फिर आप 5 आप बीच में आप जमा करेंगे, 3×16 = 48 और 5×53 53, 53 और 16 प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, 8 3 8 में 3 प्लस किया 11, 11/4। ठीक है, 4 और 16 का आप लोग एलसीएम फाइंड आउट करें तो 16 ही आएगा। 16 को 16 पे डिवाइड किया 1, 1 को 53 से, प्लस 16 को 4 पे डिवाइड किया 4, 4 को 11 से 44। ठीक है जी। अब आप लोग इसको प्लस करें, कितना आता है जी? 5 4 3 7 4 5 9 डिवाइडेड बाई 16। 97 को 16 पे डिवाइड किया, 16 6 बार होता है 96, 16 6 आर 96 1। ये आपका राइट आंसर आएगा 6 1/16। क्या आप लोगों का ऐसा कोई राइट आंसर है? 6 1/16 आप लोगों का बी ऑप्शन है। तो इसके ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में उसको मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो बी इसकी राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग खुद करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 24 देख ले, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको छुड़वा देता हूँ ना, वो पहले भी कई दफा आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, वो इसलिए छुड़वाता हूँ ताकि आप लोग उसको खुद अटेम्प्ट करें। वो क्वेश्चन आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं इन अ रेक्टेंगल द पैरामीटर एंड ब्रेड्थ आर 6:1। एक रेक्टेंगल है, उसमें उसके जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर और जो ब्रेड्थ है, उसकी जो रेशियो है 6:1 है। ठीक है जी, 6:1 के साथ है पैरामीटर और ब्रेड्थ। और कहता है कि एंड एरिया है 50, और उनका जो एरिया है वो 50 है। ठीक है, क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ बताएं। अब ये वाला जो क्वेश्चन और आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर था 3, ये दोनों तकरीबन तकरीबन आप लोगों के क्वेश्चन सेम है। क्यों? इसके अंदर भी कोई लेंथ और कोई वेट नहीं दी हुई, सिर्फ उनकी रेशियो दी हुई। यहाँ पे आपको एरिया दे दिया गया, एरिया इसका 50। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने सिर्फ उसकी हेल्प आपने लेनी है। एरिया किस किस तरह बन सकता है? एरिया देखें, 10/5 भी बन सकता है, 25/2 भी बन सकता है, और 5/10 भी बन सकता है, और 225 भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी। लेंथ लाजमी बात है 10 या 15 नहीं हो सकती, 10 या 25 ही हो सकती है, क्योंकि 5 जो है लेंथ और 10 विथ ये नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ी होती है। ये लेंथ ये होगी, विथ इसकी, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि 10 को अगर मैं रखूँ, 10 और 5, अब ये देखें इसका एरिया कितना आ गया, 10 5 50, वो तो ओके हो गया।
अब मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या इसके पैरामीटर और ब्रेड्थ में 6 की 1 की रेशियो है। ये 10 है, ये भी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। इन सबको प्लस करके कितना बनता है? पैरामीटर ये होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। 10 10 20 20 और 10 30 30 रेशियो ब्रेड्थ कितनी है? 5। क्या इनकी 6 1 की रेशियो बनती है? जी बनती है। 5 एक बार, 5 6 बार, 6 1 की रेशियो बनती है ना। इसका मतलब लॉन्गर साइड की क्या होगी? 10। आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ गया उसको हम लोगों ने लॉजिकली लेके चलना है। लॉजिकली लेके चलेंगे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आप लोगों को समझाने वाले क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। मैं आप लोगों को जितने भी शॉर्टकट बताता हूँ ये इंशाल्लाह वाला अजीज आप लोगों को पेपर में बड़ी काम आएंगे। दुआएं देंगे आप मुझे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर कह रहा है जी 25, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है उसका एरिया क्या होगा? एक सर्कल है उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वो क्या होगा जबकि उसका जो रेडियस है ना, रेडियस यानी कि आप ये कह लो कि यहां से लेकर यहां तक, आप ये समझ लो ये जो रेडियस है ना, रेडियस की वैल्यू जी क्या है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है उसके डायगोनल की कोई, ये डायगोनल होता है। इसका जो रेडियस है ना, रेडियस उसकी जो वैल्यू है ना वो एक डायगोनल की इक्वल है, वो एरिया इज 9। जिसका एरिया 9 है, 9 मतलब उसकी ये साइड भी 3 किया है, ये साइड भी 3 किया है। क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया अगर 9 है इसका मतलब स्क्वायर की साइडें 3 3 की होंगी तब जाके 9 बनेगा। एरिया साइड इंटू साइड होता है ना, 3 इंटू 3, तब जाके वो 9 बनेगा। ठीक है। इसका मतलब उसकी साइडें क्या है? 3 3 की। अब ये कहता है कि इसका जो रेडियस है ना, रेडियस वो इसके स्क्वायर के डायगोनल की इक्वल है, जिसका एरिया 9 है। इसका मतलब 3 3 की साइड है। अब इसका डायगोनल अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ ना, डायगोनल, तो डायगोनल मतलब वो डायगोनल की जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी रेडियस की वैल्यू आएगी। जो रेडियस की वैल्यू आएगी वहां से फिर मैं इसके एरिया में फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है। अब यहाँ से अब आप लोग डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये है कि ये ट्राइंगल बन रही है ना, ट्राइंगल से ये कि दो साइड आपको गिवन है, एक साइड आपकी मिसिंग है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहता है ये ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ शायद। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज की जो स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी। ऑल्टीट्यूड और बेस का स्क्वायर इसके सम के इक्वल। ये हाइपोटेन्यूज है, ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। ऑल्टीट्यूड कितना है? 3 और बेस कितनी है? 3। ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, दोनों का अंडर रूट ले लें। तो हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल आएगा? अंडर रूट 18 के। यानी कि अंडर रूट जो 18 की वैल्यू है वो रेडियस की वैल्यू आई है। क्यों? मुझे कह रहा था कि इसका जो रेडियस है वो डायगोनल की इक्वल है, यानी डायगोनल की वैल्यू अगर अंडर रूट 18 आई तो ये इसका रेडियस अंडर रूट 18 का है। रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 18। अब इसका आप एरिया निकाले, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब अंडर रूट 18 का स्क्वायर। ठीक है जी। अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये आ जाएगा 18 पाई। ठीक है। ये हमेशा एक रूल है कि अंडर रूट और स्क्वायर हमेशा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये अंडर रूट और स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया तो 18 पाई आपका राइट ऑप्शन आ गया। ये है जी आपका आंसर, बी ऑप्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 26 भी समझने वाला है। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल वजह याद रखना है कि इसका जो रेडियस है ना वो इसके डायगोनल की इक्वल था। किसके डायगोनल? जिसका एरिया 9 है। एरिया 9 का मतलब इसकी साइडें 3 3 की होंगी क्योंकि स्क्वायर चारों साइड से इक्वल होता है।
यहाँ से 3 की हेल्प से मैंने इसके डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वही डायगोनल जब मैंने इसका रेडियस रखा तो वो रेडियस का इसका पाई आर स्क्वायर में मैंने वैल्यू पुट करके वहां से एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी। इस तरह की हमारे ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी बेसिक्स बहुत वीक होती है और हमें उसका समझ नहीं आते कि हमसे पूछ रहा है। यकीन करें कभी कभार क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन वो दे देता है हमें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा ना, आप लोग कहेंगे यार पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन सर ने बता दिया। हालांकि ये आप लोगों का एक स्टेप का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिएगा कैसे होता है। क्वेश्चन कह रहे हैं सर्कल विद रेडियस 2। एक सर्कल है, यार सर्कल सही नहीं बना, चलो समझ जाइएगा। ठीक है, इसका रेडियस है 2। ठीक है, सर्कल है उसका रेडियस 2 है। इफ इंटरसेक्टेड बाय अ लाइन एट पॉइंट्स आर एंड टी। इंटरसेक्टेड, वो उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, छू के गुजरती है। ठीक है, किस पॉइंट पे? एक आर पॉइंट पे और एक टी पॉइंट। ये रेडियस इसका 2 है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के दरमियान मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना होगा? अब आपको पता है कि ये अगर रेडियस है, लाजिम बात है ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, और ये पूरा अगर मैं ले लीजिए पूरा क्या हो जाता है? डायमीटर। पूरी लाइन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है। 2 और 2 कितना हो जाएगा? टोटल 4। आर और टी के दरमियान 4 का फासला है। अब आप ये देख लें कितना क्वेश्चन मुश्किल था, एक स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन पढ़ने में बहुत मुश्किल लग रहा है। वो क्यों? हमारी बेसिक्स हमारी वीक है, हमें पता नहीं चलता हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग खुद करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है ए बी सी डी आर अरेंज ऑन अ लाइन। ए बी सी और डी एक लाइन के ऊपर अरेंज है। ठीक है जी, एक लाइन पे अरेंज है। किस तरह के? ए सी जो है वो 13 है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ए सी, यहां से लेकर यहां तक ए सी की वैल्यू जो है वो कितनी है जी? इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसी तरह बी डी की वैल्यू 14 है, यहां से लेकर यहां तक बी डी की वैल्यू 14। और इसी तरह ए डी की वैल्यू 21 है, यानी कि ए डी कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक ए डी की वैल्यू 21। ठीक है जी, क्वेश्चन जी ये पूछा जा रहा है कि बी सी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे आप लोगों ने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहाँ पे ना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होंगे, मैं आपको एक तरीका आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। अगर मैं पूरे ए डी में से अगर मैं ए सी में माइनस कर दूं मैं, तब क्या होगा? या ए डी में से बी डी अगर मैं माइनस कर दूं तब क्या होगा? ठीक है, ए डी में से ए सी माइनस कर दूं या ए डी में से बी डी माइनस कर दूं, तब भी मेरे पास कोई ना कोई एक डिफरेंस मेरे पास बचेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए डी में से अगर मैं बी डी माइनस कर देता हूँ, ए डी माइनस बी डी, तो मेरे पास क्या बचेगा? देखें, इस पूरे ए डी में से मैं ये बी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर माइनस कर देता हूँ, इस पूरे में से ये अगर मैं माइनस कर देता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा? ए बी। ये वाला पोर्शन मेरे पास बच जाएगा, ए बी वाला। ठीक है, क्योंकि पूरे में से ये पोर्शन निकल गया, राइट? पूरे में से ये पोर्शन निकाल के मेरे पास बच जाएगा जी ए बी। ए डी की वैल्यू क्या थी? 21। बी डी की वैल्यू क्या थी? 14। यानी कि ए बी मेरे पास ही आ जाएगा इक्वल टू 7। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? यहां से लेकर यहां तक 7। अब इस पूरे ए सी में से अगर मैं ए बी अगर निकाल दूं ये चीज, तो मेरे पास ये बी सी बच जाएगा। क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया।
पूरे AC में से अगर मैं ये भी निकाल दूं, AC माइनस ए बी अगर मैं निकाल दूं, मेरे पास ये BC की वैल्यू बच जाएगी जो कि वो रिक्वायर्ड है। AC 13 है, माइनस ए बी 7 है, BC वुड बी इक्वल टू 6। ये आप लोगों का जो राइट आंसर है, ठीक है। इसको इस तरह भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसके अलावा और भी आप लोग को सोल्यूशन देखिएगा, उससे भी आप लोगों का जो राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें जो 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों का पास पेपर का क्वेश्चन है। ये जितने भी एंड पे आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ 6, 7, 8 क्वेश्चन, जितने भी हर पोर्शन के तकरीबन एंड पे 10, 12 क्वेश्चन और ज्यादातर तकरीबन बीच में पास्ट पेपर क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड है जी, एक क्लॉक है। अब आप लोगों ने कुछ ये चीज आप लोगों ने एक महसूस की है कि ज्योमेट्री के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन दो डायग्राम्स के मुतालिक आ रहे हैं, एक रेक्टेंगल के मुतालिक, एक सर्कल के मुतालिक, ठीक है। तो इन पे आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है। एक क्लॉक है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है जी। तो इसके जो है ना मिनट हैंड वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। मुझे बात बताएं, ये सेंटर से लेकर यहां तक जो 10 सेंटीमीटर, ये अगर मैं इसको मैं देखूं ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में ये यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ क्या बनेगी, ये रेडियस की लेंथ बनेगी। ये डाया का हाफ है, डाया का हाफ मीन ये रेडियस है, यानी कि रेडियस कितने की इक्वल है, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। और इसके साथ वो जी ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। मुझे क्लॉक के उस फेस के एरिया बताओ, डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड, जो कि मिनट हैंड शो कर रहा है बिटवीन 9 AM टू 9:35 PM। 9 AM पे अगर मैं टाइम देखूं तब तो ये टाइम था, ठीक है जी। अब ये कहता है कि 9 से 9:35 के दरमियान ये जी, फिर नीडल फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, नीडल फिर एंड पे फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आ गई, यानी कि ये वाला टाइम जो है, ये वाला वो इस फेस का कह रहा है कि मुझे इस फेस का एरिया बताओ। 9 से लेकर 9:35 तक जो मिनट हैंड जो चल के आया, ये जो फेस है, मुझे इस फेस का एरिया बताएं, इस फेस का एरिया कितना बनेगा, ठीक है। तो ये कितने पार्ट चल के, ये टोटल पार्ट थे क्लॉक के 7, टोटल पार्ट थे 12, 12 में से 7 पार्ट्स उसने भी कवर किए, ठीक है। 7 तक आई 35 तक, इसका मतलब 12 में से 7 जो पार्ट्स है ना, उनका एरिया हमने बताना, उनका एरिया कितना है, 7/12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। 12 में से 7 हिस्सों का हम लोग उसका एरिया बता देंगे, वो उसका एरिया हो जाएगा कि जो कि मिनट हैंड ने 9 बजे से लेकर 9:35 तक जो हिस्सा उसने कवर किया ना, उसका एरिया कितना बनेगा, वो 7 हिस्से बनते हैं, ठीक है। 7/12 इंटू 22 और 7 इंटू आर की वैल्यू 10 है हमारे पास, ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये 7 7 से कैंसिल, 2 6 है, 2 11 है, और 2 3 है, और 2 50 है। 50 और 11 को मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड कर दें, 50 इंटू 11, इसको आप 3 पे आप डिवाइड आप करते हैं, 550 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 8 24, 3 3 9, 1.0, ये ऐसे चलता जाएगा, 183.33 आप लोगों का राइट आंसर आएगा, ए ऑप्शन, ठीक है जी। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन की समझ आई होगी कि सबसे पहले उसने ये कहा था कि मिनट हैंड जो है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर मिनट हैंड में देखो तो हमेशा वो क्लॉक के स्टार्ट में से लेकर वो एंड तक जाता है डिजिट का, यानी कि अगर मैं उसको ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखी तो वो उसके रेडियस बनेगा, क्योंकि वो डाया का हाफ हो जाएगा, राइट। एक तो वो वहां से मुझे वैल्यू पता चल गई रेडियस की, दूसरा फिर मुझे कह रहा था कि जो मिनट हैंड है उसका मुझे उस फेस का एरिया बताओ जो कि उसने 9 AM से 9:35 के दरमियान जो उसने कवर किया है।
तो 9 से 9:35 तक लाजिम बात है उसने 7 हिस्से उसने कवर किए, टोटल 12 हिस्से होते क्लास में से, तो क्लास के 12 हिस्सों में से 7 हिस्सों को मैंने फिर एरिया फाइंड आउट कर लिया, 7/12 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर देखें जी 30। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना जी, आप लोगों के पास पेपर एसपीएससी पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी दफा रिपीट होकर क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर required to pave the floor of a surface square room of side 3 मीटर। जो टाइल का जो साइज दिया जा रहा है, द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब, नंबर ऑफ मार्बल स्लैब, और नंबर ऑफ मार्बल स्लैब मीन मार्बल स्लैब्स कितनी लगेंगी, वो ये पूछ रहा है कितनी मार्बल स्लैब रिक्वायर्ड है किस साइज की, 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि स्लैब है वो आप लोगों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए, 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ये मार्बल स्लैब का साइज है। और रूम कितना है, जो रूम है जो 3x3 का, रूम 3x3 क्या कह रहे हैं, मीटर का है, मीटर। तो इसका जो साइज है वो बहुत छोटा बनेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया जा रहा है ना। इसका अब ये कह लो कि ये तकरीबन ये इसका साइज बन गया। अभी वैसे भी छोटा हो जाएगा, मैं जैसे भी आपको समझाने के लिए आपको डायग्राम वगैरह बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि 3x3 मीटर का, 3 मीटर बाई 3 मीटर का रूम है स्क्वायर फॉर्म में, और 20 इंटू 30 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर फॉर्म में मार्बल स्लैब का साइज है। तो बताएं उस रूम के अंदर कितनी मार्बल स्लैब लगेंगी। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास जो यूनिट है वो सेम नहीं है, 1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग उनकी यूनिट्स को सेम करेंगे, देन आप लोग का राइट आंसर आएगा। आप चाहे तो सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें, चाहे मीटर को आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, बात एक ही है, ठीक है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये 30 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में मैंने कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो आप छोटी वैल्यू से जब आप बड़ी वैल्यू में आते हैं तो आप लोग डिवाइड करते हैं। 30 को जब 100 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3/10 मीन्स 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। इसी तरह 20/100 अगर आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 मीटर, ठीक है। अब मार्बल स्लैब का साइज भी मीटर में आ गया, हमारे पास रूम का साइज भी मीटर में। अब हम क्या करेंगे कि इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आपको एक और चीज मैं बताऊं कि जब फॉर एग्जांपल आप कभी कोई घर वगैरह बनवा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने जो कोई बाद में ठेकेदार है आपने कोई लगाया हुआ है, तो वो ठेकेदार से आप लोग एस्टिमेट आप लगवाते हैं कि यार ये मेरा कमरा है, इस कमरे में मुझे बताओ कि मैंने ये वाली मैंने टाइल लगाई, ये टाइलें कितनी लगेंगी इस कमरे के अंदर। तो हम लोग ये कहते हैं कि यार क्या बात है यार, ठेकेदार है जल्दी यार मैं यार बता दिया अंदाजा लगा के। वो अंदाजा वो नहीं लगाता, वो ज्योमेट्री का ये रूल इस्तेमाल करता है। वो क्या रूल इस्तेमाल करता है, वो रूम का पहले एरिया फाइंड आउट करता है, लेंथ वेथ वगैरह चेक कर लेता है। जितना रूम का एरिया होता है उस रूम पे ना एक टाइल का जो एरिया उसको डिवाइड कर देता है। वो क्या रूम के एरिया पे टाइल का एरिया डिवाइड करता है, उसे पता चल जाता है भाई आपके कमरे में कितनी टाइलें लगेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एक रूम का आप लोग एरिया फाइंड आउट करें। रूम का एरिया कितना आएगा, 3 ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर ये रूम का एरिया आ गया। टाइल का एरिया आप लोग फाइंड आउट करें 0.3 इंटू 0.2, ठीक है। ये आ जाएगा जी 0.3 इंटू 0.2 कितना आएगा, 0.06। आप लोग इसको खुद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का तरीका पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे मार्बल स्लैब रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रूम का एरिया 9 डिवाइडेड टाइल का एरिया 0.06, ठीक है जी।
इसका आप लोगों ने पॉइंट को एंड किया, ऊपर क्या आ गया मल्टीप्लाइड 1 और 7 दो डिजिट थे तो 207 आ गया जी, हो गया 900/6। ये आप लोगों को राइट आंसर आ जाएगा 150 मार्बल स्लैब्स उस कमरे के अंदर लगेंगे, आपको रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है जी, आप लोग चाहे इसको मीटर को आप लोग चाहे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, फिर भी आप लोगों का राइट आंसर आएगा। मसलन 3 मीटर, ये 300 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 300 सेंटीमीटर हो गया। 300 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 90000 हो गए, 90,000 सेंटीमीटर के। ठीक है, और इसका जो एरिया था वो कितना आया था, इसका एरिया था जी 20 × 30 आ गया 600। 2 0 के साथ जब आप कैंसिल करेंगे तो ये वही बन जाएगा 900/6। ठीक है, ये भी वही वैल्यू बन जाएगी 900/6, जैसे यहाँ पे बनी थी 900/6। इसका राइट आंसर 150 है। ओके जी, आप लोगों को जी एंड वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसको ट्राई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जी कह रहा है कि इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्फीयर एंड रेक्टेंगल आर द सेम, स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है अगर वो सेम हो, इसका वर्ड यूज किया जी, हमेशा नहीं होता। वो कहता है कि अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों का अगर पैरामीटर अगर सेम हो, स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों का अगर पैरामीटर अगर सेम, पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, पैरामीटर अगर सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल इसको मैं 12 रख लेता हूँ, इसको मैं 12 रख लेता हूँ, 12 ये तो बन जाएगा 3, क्योंकि इसकी 4 साइडें 3 3 3 3 चारों साइडें बराबर है। अब इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल 4 4 2 और 2। ठीक है, दोनों का पैरामीटर सेम हो गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देन द एरिया, उनके एरिया जो है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का जो एरिया उसको ए से डिनोट कर रहा है, एंड बी रेक्टेंगल, और बी का जो रेक्टेंगल का जो एरिया वो उसको बी कर रहा है, enclosed by them would satisfy which of the following condition। enclosed by them मतलब अगर इसकी ये वाली कंडीशंस को अगर देखा जाए, जिस तरह मतलब उनके पैरामीटर दोनों सेम किए हुए ना, इस तरह अगर देखा जाए, then enclosed by them would satisfy which of the following conditions, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि फॉलो होगी, यानी कि ए ऑप्शन है ए लेस देन बी, क्या ए का एरिया बी के एरिया से छोटा होगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू, छोटा भी है बराबर भी है, ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए का एरिया बी के एरिया से ज्यादा है, या ए का एरिया बी के एरिया से ज्यादा भी और बराबर भी है। हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया है 9, इसका एरिया कितना आया 2 4 8। तो हमेशा ए का जो एरिया है यानी कि इसके एरिया हमेशा रेक्टेंगल के एरिया से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, आप लोगों की जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों की ओके है। ठीक है, ये किस सूरत में ओके होगा, जब ए की सूरत जब इसका स्क्वायर का पैरामीटर और रेक्टेंगल का पैरामीटर दोनों सेम होंगे, देन जो इसका स्क्वायर का जो एरिया है वो हमेशा रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होगा। ये वैसे भी आप लोग ये याद रख सकते हैं कि अगर तो पैरामीटर अगर दोनों का सेम है तो हमेशा स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है जी, आज आप लोगों को जो ज्योमेट्री के ये कंसेप्ट खत्म हो गया। कल आप लोगों को मैंने कल 2 टॉपिक आपको करवाने, एक परसेंटेज ज्योमेट्री आ जाए और एक आगे क्लॉक एंगल वाले क्वेश्चन। ये दोनों छोटे टॉपिक हैं, इसलिए कल आपको इंशाल्लाह ताला मैं दोनों टॉपिक में करवा दूंगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फिर चलेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री के जितने भी आप लोगों के ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुए हैं, जितने भी इसके अंदर कंसेप्ट आए हैं, काइंडली ज्योमेट्री को आप लोग लाजमी रिवाइज करें, इनके कंसेप्ट को आप लोग लाजमी रिवाइज करें, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आते हैं और इसी किस्म के हमारे क्वेश्चन आते हैं। हमसे क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी असल बात यह है कि हमारी बेसिक्स उसमें वीक होती हैं। ठीक है, आप लोग अपने बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करें, इंशाल्लाह अजीज क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह अजीज आप लोगों से दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो तब तक आप लोग अपने जितने भी कंसेप्ट आपके जितने भी आप लोगों के टॉपिक कवर हो चुके हैं, काइंडली उन सारे टॉपिक्स को आप लोग दोबारा कंप्लीट कर लें। और आप लोगों ने एक और काम करना है कि आप लोगों के ग्रुप के अंदर टेस्ट नंबर 2 है, वो काइंडली आप लोगों ने उसको कंप्लीट करना है। और टेस्ट नंबर 2 में आप लोगों को जो जो कंफ्यूजन रहेंगे वो आप लोगों ने मुझसे मंडे वाले दिन इंशाल्लाह
डिस्कस करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।